तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम सबसे पहला जो मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा वो होता है वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को मेजर करती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब इससे हम बता सकते हैं कि कितना लीटर पर सेकेंड लिक्विड हम मूव कर रहे हैं उस सिस्टम से जहाँ पे हमें करना होता है। तो जैसे जब किसी डैम में वाटर को हम रिलीज करते हैं तो वहाँ पे होता है नहीं कि भाई देखो इस डैम ने इतना क्यूबिक सेक पानी छोड़ा है बेटा, क्यूबिक सेक। तो क्यूबिक सेक मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, उसी को मेजर करने का तरीका है। तो यहाँ पे हम कहेंगे बेटा वेंचुरी मीटर का मतलब इट इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये इसी पे बेस्ड है जिसको समझना है, बर्नौलीज थ्योरम। और हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि दूसरी बात जो हमें समझनी, इसके बाद जो बात है वो ये है कि ये पूरी तरीके से बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। उसका काम क्या है बेटा, इट is an instrument which is used to measure the rate of flow of liquid मतलब इससे हम ये मेजर करते हैं कि कितना लीटर पर सेकेंड या कितना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिक्विड फ्लो हो सकती है किसी भी ट्यूब से, उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। देखो बेटा काम कैसे करता है। ये आपका वेंचुरी मीटर का डायग्राम है। इस ट्यूब को आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं भी रख सकते हो बेटा, मतलब ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये रहा बेटा यहाँ पे, ये आपका दोनों ट्यूब इस साइड। अब ध्यान से देखो, इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सेम रहता है। ये रहा जहां से लिक्विड फ्लो कर रही है, इसका एरिया जो होगा सेम है। यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब इसका एरिया A1 है, इस वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, जो हमें पहले से मालूम है, ये पहले से पता है। यहां से लिक्विड जो इंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी, ये रेट ऑफ फ्लो नहीं है, वेलोसिटी की बात करो। यहां से वेलोसिटी V1 है, यहां से वेलोसिटी V2 है। अब देखो मैंने क्या समझाया था, बर्नौलीज थ्योरम हमें यही समझाता है बेटा कि जहां भी वेलोसिटी बढ़ेगी वहां प्रेशर कम होगा। समझना इस बेटा, क्योंकि P प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कॉमन सेंस लगाओ जरा, कॉमन सेंस यही कहता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा, और यहाँ वेलोसिटी कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा। इसीलिए इस आर्म में लिक्विड की लेवल यहां तक होगी, ये लिक्विड है इसके अंदर, तो इस आर्म में लिक्विड की लेवल इससे कम होगी। और क्यों कम होगी, अभी जो मैंने कहा उस लाइन को ध्यान रखेंगे। वो इसलिए कम होगी क्योंकि जहां पे भी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे वहां प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है बेटा, यानी कि इन दोनों लेवल के बीच का हाइट डिफरेंस आप मेजर कर लो। ये इस लेवल की बात है और यहाँ पे ये इसका ट्यूब बेटा, इसके बीच का डिफरेंस मान लो h है। ये दोनों आर्म्स में जो वर्टिकल आर्म्स है उसमें जो लिक्विड राइज कर रही है उसके बीच का हाइट डिफरेंस है, मतलब इसमें लिक्विड का लेवल कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। पहली बात तो कोई ये पूछता है मोनिका से कि क्यों ऐसा होगा जी, तुझे कैसे पता है? तो उसको यही समझाना है कि चूंकि बर्नौलीज थ्योरम का मतलब ही होता है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जहां भी तुम वेलोसिटी को बढ़ाओगे प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा वहां पे। चूंकि यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए प्रेशर अपने आप कम होगा, इसमें लिक्विड की हाइट कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। इसके हाइट डिफरेंस को मेजर कर लो। उसके बाद देखो क्या करना है। अब मान लो इसका यहां से इसका हाइट h1 है, इसका हाइट यहां से लेकर के यहां तक h2 है, तो h1 माइनस h2 की वैल्यू को हम h कहते हैं। इसी को, ये हाइट डिफरेंस इसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो और क्या हो, अब हमें दो पॉइंट्स को मार्क करना है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे आप B मार्क कर लो।
और फिर आप ये कह सकते हो कि बर्नौलीज थ्योरम हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, इसको लिखो बेटा, फिर मैं बताता हूं कैसे लिखना है, नोट डाउन करो इसको बेटा। ऐसे कंडीशन में देखो, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम हम ये कह सकते हैं थ्योरम कि ऐसे कंडीशन में थ्योरम आप ये कह सकते हो कि टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट बी। अब देखो यहां पे क्या हो, ए पे टोटल एनर्जी ये हो जाएगा पी ए अपॉन रो, यहाँ का प्रेशर अपॉन वॉल्यूम प्लस हाफ रो इंटू वी ए का स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी यहाँ ए पे V1 है इसलिए इसको V1 की बात करेंगे, और ए पे प्रेशर को हम P1 से लिख देंगे इज इक्वल टू P2, ये हो जाएगा P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2। ये पोटेंशियल एनर्जी की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए, ठीक है ना, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हो जाएगा। अगले केस में क्या लिखेंगे इसको, फर्दर P1 माइनस P2। अब देखो करना क्या बेटा, हमें अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे प्रेशर जो है बेटा कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कम है। तो P1 माइनस P2 इंटू रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू यहाँ, ये वेलोसिटी है, हमने इसको देखो इस टर्म्स को यहाँ लेके गए, इस P2 को हम यहाँ ले गए। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 की वैल्यू को हम P लिखेंगे बेटा, ये है ना P1, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको हमने H से लिखा है जो कि H रो G के इक्वल है, इसको प्रेशर डिफरेंस कहेंगे यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा H रो इंटू G। ये रहता है इसका जो डिफरेंस है, देखो इसका हाइट ये रहा, इसका हाइट ये रहा, तो हाइट का डिफरेंस होगा H रो G। ये हो गया P1 माइनस P2 की वैल्यू। चाहो तो इसको अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो P1 का मतलब हो जाएगा P0 प्लस H1 रो G और P2 का मतलब हो जाएगा P0 प्लस H2 रो G, और दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में इसको लिखेंगे अपॉन रो इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। इससे इसको कैंसिल कर दो, तो देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। देख रहे हो बेटा, ये तुम्हें याद दिला देगा थोड़ा सा, अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ जो था ना, जिसमें काइनेटिक्स में सीखा था, मोशन वन डायमेंशन, जिसमें V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस प्लस 2S या 2GH जो होता है, उसे याद दिलाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं निकालनी थी, हमें यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो निकालना है, और रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, उसका मतलब A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू कैपिटल V। ये हमें कैलकुलेट है। ऐसे कंडीशन में हम, क्योंकि हमें ना V1 पता है ना V2 पता है, हम इसको लिखेंगे, इसका मतलब जहां V1 है वहां पे टोटल V अपॉन A1, और जहां पे V2 है वहां पे टोटल V अपॉन A2, ये मेंशन है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस दोनों वैल्यू को उठाना है और इस इक्वेशन में रख देना है, यही मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मेन इक्वेशन यही है, और यहीं से V कैलकुलेट हो जाएगा। लिखो, फिर मैं उसके आगे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। लिखो उसको, देखो अब मैं इस डायग्राम को यहां से हटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं। हमें क्या करना है, हमें जो है ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ये रहा ना, इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को रखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 V स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस V स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर 2GH। अब हमें इसी V की वैल्यू निकालनी है, V स्क्वायर 1 अपॉन A2 का स्क्वायर 1 अपॉन A1 का स्क्वायर 2GH, और V की वैल्यू हो जाएगी 2GH। अलग इसको एलसीएम ले लो ना, तो हो जाएगा A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर
और ये हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ये हो गया v स्क्वायर की वैल्यू। अब इस स्क्वायर को हटा करके रूट को रखो तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधी वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू a1 a2, ये रूट से बाहर जाएगा, अंडर रूट 2gh, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला में लिख दिया। होता क्या है ना, जब हम इसकी कैलकुलेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर पे, इस टॉपिक में। एक तो जो इक्वेशन 1 वहां लिखा है कि यहाँ पे वेलोसिटी दे रखा होगा v1 की वैल्यू, v2 दे रखा होगा, और फिर पूछे बताओ प्रेशर हाइट कितना है, हाइट ऑफ लिक्विड के आर्म्स में हाइट कितनी है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वेलोसिटी के बेसिस पे। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों के हाइट का डिफरेंस दे रखा होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा होगा, और फिर आपको कैलकुलेट करना होगा कि रेट ऑफ फ्लो, देखो समझो मैं पहले केस में वेलोसिटी दे रखा होगा, अब जो मैं बोल रहा हूँ बेटा मैं रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा हूँ कि हाइट का डिफरेंस दे रखा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की साइज दे रखी होगी कि भाई स्मॉल लेवल का क्रॉस सेक्शन कितना है, बड़े का कितना है, और फिर ये पूछेगा कि बताओ कितना रेट ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है हाई डिफरेंस के साथ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, दोनों चीज दिमाग में रखना, दोनों की बात कर सकते। ठीक है, चलो अगला एरो थ्रस्ट। एरो थ्रस्ट ये क्या है बेटा, जरा इसको समझो। एरो थ्रस्ट अब ये कैसे काम करता है, देखो जितनी भी प्लेन वगैरह जो होती है सबका स्ट्रक्चर जो बेसिक्स होता है ना बिल्कुल सेम होता है। जैसे बसेस वगैरह के स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, बट जितने भी ट्रेन है ना, जितने भी एयर बस हैं, सबका स्ट्रक्चर एक जैसे है। वो क्यों होता है, देखो क्या होता है, सबका ऑलमोस्ट डायग्राम देखना, मेन जो स्ट्रक्चर्स है वो सब ऐसे होते हैं। सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसे होता है, सामने से चौड़ा पीछे से पतला। ये बिल्कुल इंस्पायर्ड है एक्वेटिक एनिमल जो फिश है उसके जैसा। फिश में भी क्या होता है, सामने चौड़ा फिर पीछे पतला होता है, तभी तो मछली आराम से पानी में यूनिफॉर्म चलती है बेटा। देखना बिना मेहनत के सब आराम चलते रहेगा, उसका एफर्ट से तभी लगाना होता है जब नीचे या ऊपर आना होता है। ऐसा क्यों होता है देखो, तो यहाँ से क्योंकि विंड जब मूव करता है ना, तो ये विंड की वेलोसिटी है टॉप पे, और यहाँ पे भी विंड जाता है, जब ये मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो वेलोसिटी होता है v1 होता है और यहाँ v2 होता है, यहाँ प्रेशर p1 होता है, यहाँ प्रेशर p2 होता है। अब देखो ध्यान से, v2 की वैल्यू v1 से बहुत बड़ी होगी, मतलब वेलोसिटी ऊपर बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा बने कि वहां पे एयर तेजी से जाता है, यहाँ पे गैप है इसलिए वेलोसिटी कम हो जाती है। इसीलिए P2 की वैल्यू लेस होगी P1 से, मतलब ये जो प्रेशर होगा P1 की प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और P2 का प्रेशर बहुत कम होगा, जिसके वजह से इस पे एक फोर्स काम करेगा जो ऊपर की ओर काम करेगा, जिसको हम डेल्टा P कहते हैं। थ्रस्ट प्रेशर ऊपर की ओर काम करेगा जो इसको लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। कैसे, ये इसका वेट mg है और इसको सिर्फ a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ऊपर फोर्स हो गया, तो ये थ्रस्ट हो गया, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ प्लेन जो विंग्स की एरिया होता है, और वो वेट को बैलेंस करता है जिससे बॉडी आराम से यूनिफॉर्मली मूव करती है। तो बर्नौलीज थ्योरम यही काम करता है कि आप प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका यही फायदा है कि आप इसको मान लो ये a है, इसको मान लो b है, और फिर आप कहोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम। सीधी कंडीशन होगी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट ए की वैल्यू टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एट बी के इक्वल, और फिर वही काम ए पे खड़े हो जाओ, P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ये रखना। अब यहाँ भी P1 माइनस P2 अपॉन रो, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ये है डेल्टा P, यही तो कैलकुलेट करना था। डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं V2, इसको लिख सकते हैं बेटा 1/2 रो, इसको लिखेंगे V2 स्क्वायर, V2 प्लस V1, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1। अब ध्यान से देखो, इसी को हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं जो प्लेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी।
v1 प्लस v2 बाई 2, ये प्लेन की एवरेज वेलोसिटी के बराबर। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे ये हो जाएगा डेल्टा पी की वैल्यू, इसको लिखेंगे वी एवरेज इंटू रो इंटू v2 माइनस v1। इसी से आप डेल्टा पी कैलकुलेट कर लें, और जैसे डेल्टा पी मिल जाएगा फिर हम थ्रस्ट की बात करेंगे। थ्रस्ट कैसे होगा, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए, और ये इसका वेट mg के इक्वल होगा, और इसको यूज करके हम बता सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी, अगर मुझे प्लेन का वेट दे रखा हो तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे में वेलोसिटी डिफरेंस कितना हो ताकि प्लेन मूव कर सके। इसीलिए सबका टाइम सेम होता है क्योंकि सबकी वेलोसिटी फिक्स होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर प्लेन की वेलोसिटी, देखो साइज पे फर्क पड़ता है, इसलिए सारे डोमेस्टिक फ्लाइट की रनवे अलग होती है और सारे इंटरनेशनल फ्लाइट की रनवे अलग होती है। क्यों? कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनमें ज्यादा लोग बैठते हैं, उनकी वेट ज्यादा है, इसलिए उनका टाइम इंटरवल अलग है क्योंकि उनको अलग ज्यादा फोर्स आई है, और सबकी डोमेस्टिक के साइज एक जैसी, ठीक है ना। तो सारे इंटरनेशनल जो होते हैं उनकी सबकी वेट सेम, इसलिए वेलोसिटी डिफरेंस भी सेम होगा। जब तक इंटरनेशनल फ्लाइट में उतनी वेलोसिटी डिफरेंस सेटअप नहीं होगी प्लेन सीधा नहीं चलेगा बेटा, वो नीचे गिर जाएगा। तभी तो जब भी मौसम खराब होता है ना, चूंकि इस वेलोसिटी डिफरेंस में फर्क आ सकता है, तो अगर वेदर खराब है तो सबसे पहले ट्रेन चला सकते हो, बस चला सकते हो, फ्लाइट आदि पहले कैंसिल कर देता है क्योंकि फ्लाइट को चलना ही फ्लूइड में है, और फ्लूइड में अगर आधी तूफान आ गया तो रहने के देने पड़ जाए, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। नोट करो बेटा इसको। अगली जो कॉन्सेप्ट का नाम है उसको बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, क्या देखिए, इसमें हमें क्या करना है ऐसे कंडीशन में कि इसमें दो तरह के एग्जाम्पल की बात की जाती है कि एक बॉल जो स्विंग के साथ मूव करता है और एक बॉल जो विदाउट स्विंग मूव करता है। तो पहला होता है मोशन ऑफ बॉल विदाउट स्विंग। मान लो बेटा कोई मीडियम है, ऐसे ये मीडियम चल रहा है, इसमें आपने किसी बॉल को फेंका और ये बिल्कुल सीधा चला, तो इसके दोनों पॉइंट की वेलोसिटी, ये ए है ये बी है, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी एट ए और वेलोसिटी एट बी दोनों वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों पॉइंट रिलेटिव वेलोसिटी को प्लस करेंगे वो सेम आएगा। ऐसे केस में प्रेशर एट ए जो होगा प्रेशर एट बी के इक्वल होगा, ना ऊपर से जितना प्रेशर काम करेगा उतना ही नीचे से प्रेशर काम करेगा, नेट प्रेशर की वैल्यू 0 होगी, बॉल सीधी जाएगी। लेकिन अगर इसी मीडियम, यहां देखो, मोशन ऑफ बॉल विदाउट स्विंग, अगर बिना स्विंग का है तो देखो क्या होगा ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में अगर ये हमारे पास मीडियम है और अब जो हमारी बॉल जा रही है, देखिए बेटा क्या हो रहा है, इसमें ये बॉल ऐसे घूमते हुए जा रही है, मूव कर रहा है, स्विंग कर रहा है। ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, v1 की वैल्यू v2 से बड़ी होगी क्योंकि टॉप पॉइंट पे ऐड करते हैं बेटा, नीचे माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये रिलेटिव नहीं, नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, और ऐसे कंडीशन में हम ये कहेंगे सॉरी v2 की वैल्यू जो होगा बड़ा होगा v1 से। इससे क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू बड़ा होगा P1 से, P2 की वैल्यू छोटा होगा P1 से, यानी कि यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है, यहाँ पे प्रेशर जो होगा अगर P2 है, तो प्रेशर इस पॉइंट पे ज्यादा है। या अगर इसका डायरेक्शन अलग तरीके से होगा, अगर अपोजिट स्पिन होगी तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अभी क्या है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम। इससे ये होगा कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बॉल की मोशन है ना वो सीधी नहीं रहेगी, वो या तो नीचे रह जाएगी या जंप कर जाएगी, दोनों बातें हो सकती है। मतलब आप जब क्रिकेट देखते हो ना तो उसमें देखना, जब बॉलर एक स्पिनर जो बॉल करता है ना तो उसकी बॉल वैसे नहीं आती जैसे तुम सोचते हो, या तो वो ऊपर रह जाती है या फिर वो नीचे रह जाती है, ठीक है ना। वो उसमें स्विंग का कमाल, वो जो थ्रस्ट है उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। मतलब मैग्नेस इफेक्ट में बॉल जो है उस पर एक नेट प्रेशर काम करता है
जो अपवर्ड भी हो सकता है और जो डाउनवर्ड भी हो सकता है। लेकिन अगर बिना स्विंग की बॉल मूव कर रही है तो वहां पे कोई नेट प्रेशर फील नहीं होगा और बॉल बिल्कुल सीधी मूव करेगी। ये इसका समझ में आ गई बात। इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। विदाउट स्विंग, विद स्विंग। स्विंग का क्या फर्क है वो भी समझाया। लिखो, फिर बात करते हैं टॉरिस-सेली थ्योरम। लास्ट टॉपिक इसका। इसमें जो है ये सेकेंड वाले एग्जांपल में करेक्शन करो, ये विदाउट स्विंग है और ये विद स्विंग है। गलती से विदाउट यहाँ पे लिखा था, विद स्विंग है, मतलब यहाँ पे स्विंग हो रहा है और वहां पे स्विंग नहीं हो रहा है। ये था, ठीक है ना। चलो अगला है टॉरिस-सेली थ्योरम। यहां देखो, इसमें क्या काम करना है इसको समझो। टॉरिस-सेली थ्योरम से हम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम किसी पॉइंट से, फ्री सरफेस से किसी पॉइंट पे होल कर दें तो उससे जो पानी या वाटर की जिस या लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है जिससे बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। तो देखो टॉरिस-सेली क्या समझाता है। टॉरिस-सेली ये समझाता है, टॉरिस-सेली थ्योरम ये समझाता है कि अगर सपोज करो कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में ये रहा बेटा, ये इसका फ्री सरफेस है, आपने यहां से होल कर दिया जिससे आप किसी पॉइंट बेटा एक होल कर दो, उसको हम ओरिफिक कहेंगे बेटा। इससे जो लिक्विड बाहर निकलेगी जिस वेलोसिटी से, उसको हम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स कहते हैं। और ये थ्योरम ये समझाता है कि जब आप किसी हाइट से, मान लो आपने यहां से h हाइट नीचे होल किया, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। अगर आपने h हाइट नीचे होल किया तो जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो उतना ही होगा जितना कि हम एक बॉडी को यहां से फ्री फॉल छोड़ देते, बाहर से एक बॉल को हम रिलीज करते यहां से, और वो बॉल यहां से यहां तक आने में जितनी वेलोसिटी अटेंड करता फ्री फॉल, उतना ही वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। अब हमें पहले से पता है मोशन वन डायमेंशन कि अगर हम किसी बॉडी को किसी h हाइट से छोड़ेंगे तो फ्री फॉल में फॉर्मूला होता है v² = u² + 2gh। फ्री फॉल का मतलब होता है u की वैल्यू 0, मतलब v² की वैल्यू कितना होता है 2gh और v की वैल्यू अंडर 2gh। तो टॉरिस-सेली यही कहता है कि अगर आपने h हाइट नीचे होल किया है तो लिक्विड जो इससे बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी भी 2gh होगी। बस ये ध्यान रखना है कि h बॉटम से हाइट नहीं है, h फ्री सरफेस से हाइट है जिससे तुमने जितना नीचे होल किया है। ये ध्यान रखना हमेशा है। ये जो हाइट है इसकी ये अलग हाइट होगा, ये अलग हाइट होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर टोटल हाइट इसका h दे रखा है, ये इसका स्मॉल h है, तो ये हाइट हो जाएगा स्मॉल कैपिटल H माइनस स्मॉल h। लेकिन जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी उसमें हाइट ये कंसीडर की जाए। ये है टॉरिस-सेली का मतलब। इतना ही इसको ध्यान रखना है और फिर इसका एप्लीकेशन कैसे उससे हम बात कर सकते हैं। अब यहां देखो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये बनता है कि ये बताओ कि ये लिक्विड कितनी दूर जाके गिरेगा और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो। अब हम लोग थोड़े टाइम के लिए मोशन इन 2D में चलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस हो गया। यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट या इसको हम ये कहेंगे और टाइम टेकन बाय लिक्विड टू रीच द ग्राउंड। कितने टाइम बाद लिक्विड जाके यहां से ग्राउंड पे गिरेगी। तो ये होता है फॉर्मूला 2 पीछे जो हमने सीखा था वो था 2h/g। यहाँ पे h को h' से लिख दो और h' की वैल्यू यहाँ पे कितना है h-h, यानी कि टाइम की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 × h-h/g, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर हम इसे रेंज निकाल सकते हैं, कितना दूर जाएगा ये कैलकुलेट कर सकते हो। रेंज जो होगा इसको लिखेंगे, रेंज का फॉर्मूला होता है v × t। v मतलब वेलोसिटी और t मतलब टाइम, जो हमने कैलकुलेट किया था पीछे, वहां पे था u अंडर 2hg। वही चीज यहाँ पे सिंपल 2D का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की केस इस्तेमाल कर रहा। तो v यहाँ पे दे रखा है 2gh।
और T दे रखा है 2H माइनस H अपॉन G। ये G से G कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा H इंटू H माइनस H। ये हो जाएगा रेंज के, ये रेंज। इससे हम रेंज निकाल, तो इससे रेंज और उसकी बात कर सकते। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। मैक्सिमम रेंज हम कैसे कैलकुलेट करें, कितनी दूर लिक्विड जाके गिरेगी, वो हम सारी बात यहां से करेंगे। पहले इसको लिख लो, फिर मैं वो भी कंडीशन डिस्कस करेंगे। नोट कर लो इसको। वो होगी इसके अंदर बात, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालें। देखो मैं इस डायग्राम को हटाऊं यहां से। रेंज को मैक्सिमाइज करना है कि हम किस हाइट पे होल करें कि रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो। फॉर आर मैक्सिमम आपको अच्छे से पता है कि ऐसे केस में dr बाई dh की वैल्यू 0 होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये होता है कि हम इस टैंक के किस पॉइंट पे होल करें कि सबसे दूर जाके लिक्विड गिरे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज की वैल्यू था 2 इंटू H माइनस H, आर स्क्वायर की वैल्यू 4, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन कर दो इसको, H इंटू H माइनस H स्क्वायर। अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2r dr बाई dh इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएशन 4 बाहर, इसको लिखेंगे h और इसको लिखेंगे 2h। इसकी वैल्यू क्या है 0, ये हो जाएगा h माइनस 2h इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू h बाई 2। बिल्कुल मिड पॉइंट पे अगर आप होल करेंगे तो हमेशा सबसे दूर जाकर के लिक्विड गिरेगी। अब आपसे कोई ये पूछ सकता है अच्छा तो बताओ कितनी दूर जाके गिरेगी, मतलब आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए जवाब होगा, इसको लिखेंगे आर मैक्सिमम 2 इंटू एच के जगह पे यहाँ पे वैल्यू है h बाई 2 और h माइनस ये हो जाएगा h बाई 2। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2h बाई 2 इंटू h बाई 2, ये रूट से बाहर आ जाएगा और इसको इसकी वैल्यू हो जाएगी आर मैक्सिमम की, ये हो जाएगा h। ये रहा। तो देखो अगर किसी कंटेनर में 40 सेंटीमीटर तक लिक्विड फिल है, अगर आप 20 सेंटीमीटर पे होल करें तो वैसे कंडीशन में रेंज की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगा और रेंज की वैल्यू जो है वो 40 यानी कि टोटल हाइट के इक्वल होगी। मतलब 20 पे होल करेंगे 20 पे आधे पे तो दूर जाएगी, और कितनी दूर जाएगी वो टोटल हाइट के इक्वल होगा। ये इसका मतलब, ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है और ये कहाँ पे होल करे इसकी वैल्यू। लेकिन देखो फिजिक्स के लिए हमेशा ऑप्शन खुला होता है, एग्जामिनर तुम्हारे साथ यूं खेल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कैसा था, मैं इस डायग्राम को यहां से हटा रहा हूं, ये आर मैक्स की वैल्यू हमने लिखी है जो कि एच के इक्वल। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था एग्जाम में, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक काम कर लिख लो बेटा फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा था बेटा, देखो कैसे। क्वेश्चन ये था कि एक कंटेनर है उसमें लिक्विड जो है वो 30 सेंटीमीटर तक हाइट है और उसको हमने एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया है जिस प्लेटफॉर्म की अपनी हाइट है। ये लिक्विड है और ये रिजिड सपोर्ट है, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है ना, जो फिक्स है, जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है और लिक्विड की हाइट 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ये था कि बताओ कि हम इसको कहाँ पे होल करें ताकि लिक्विड सबसे दूर जाके गिरे। जानते हो क्या हुआ, बड़े सारे बहादुर सब बच्चे गए और क्या किया वहां पे 30 प्लस 40 70 किया, उसका हाफ किया 35 और आंसर लिख के आ गए, क्योंकि पहला ऑप्शन यही था। जरा कॉमन सेंस लगाओ, मैं कहना कि टोटली ऊपर से हाइट करने की बात कर रहे। एक बात बताओ, ऊपर से अगर ये टोटल हाइट लिक्विड की 30 है, तुम 35 पे होल करोगे तो वहां से क्या निकलेगा रे, प्लेटफॉर्म में छेद करने से पानी तो निकलेगा नहीं, वो तो कंटेनर में होल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, अगर हमारी एच की वैल्यू हाइट अगर बड़ी हो जाए टोटल हाइट ऑफ लिक्विड से, ये हाइट ऑफ लिक्विड है, हाइट ऑफ लिक्विड, कभी भी ऐसा आंसर आ जाए तो ऐसे केस में एच की वैल्यू हम एच ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। मतलब उसका हम मैक्सिमम देखो 35 पे होल करते हैं लेकिन वहां लिक्विड होता तब ना, तुम्हारे पास मैक्सिमम जो लिक्विड की हाइट है वो 30 है, इसलिए 35 भले ही तुम्हारी डिमांड है
लेकिन लिक्विड 30 तक है, इसलिए ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे होल्ड करना पड़ेगा, तभी लिक्विड की रेंज मैक्सिमम होगी। समझ में आ गई प्रकाश बात? हाँ, और यहाँ पे जब ये कंडीशन फेल करेगा तो रेंज वाला फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। जो रेंज लिखा था R=H, भाई 35 पे होल्ड करता तब ना 70 पे जाता। अब ऐसे केस में रेंज के फॉर्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा। रेंज के फॉर्मूले में अगर ये H1 है, अगर ये H2 है, तो फॉर्मूला बनेगा R=2H1 × H2, दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादा डिस्कस करता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि उसको पता है कि मेडिकल के बच्चे जो है ना रट उड़ा के आ जाते हैं आजकल के बच्चे कि भाई आधे पे छेद कर दो और रेंज टोटल मैक्सिमम होगा। वो तभी है जब पूरा लिक्विड है, वरना ऐसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है। पहले का। अब दूसरी कॉन्सेप्ट समझो बेटा, जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देखा जाए। अगर हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट होते हैं कंटेनर में, इस एप्लीकेशन को समझो। एक कंटेनर लो, पहली बार में आपकी इसकी टोटल हाइट दे रखी है h, आपने होल ऊपर से h1 पे किया और ये हाइट नीचे वाली h2 है और दोनों का सम टोटल हाइट के इक्वल है। ऐसे कंडीशन में रेंज की एक लिक्विड यहां जाके गिरेगी, लेकिन और रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा R=2, ऊपर का हाइट h1, नीचे का हाइट h2। जरा देखो दोबारा मैं उसी को लिख रहा हूं। अगर उसी कंटेनर में मैं ऊपर टोटल हाइट दे रखा होता और ऊपर से h2 पे होल्ड करता और नीचे से उसकी हाइट अगर h1 होती, तो भी तो रेंज का फॉर्मूला जो होता R की वैल्यू कितनी आती? R=2√h1 × h2, ये रहा है। तो देखो इससे क्या प्रूफ होता है? आप ऊपर से h1 पे होल्ड करो चाहे h2 पे, ऊपर से पहले केस में h1 में होल्ड किया था, दूसरे केस में h2 में होल्ड किया था। अगर h1 प्लस h2 का सम टोटल हाइट के इक्वल है तो लिक्विड की रेंज की वैल्यू हमेशा सेम हो। समझो मैं क्या कह रहा हूं इसको। मैं ये कह रहा हूं, पहले मैं इस एग्जांपल को लिख दो, देखो ध्यान से, फिर मैं इसको समझाता हूं क्या इसका मतलब है। अब इस डायग्राम को जब मैं कंपाइल करूंगा तो इसका मतलब ये है कि देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये तुम्हारा कंटेनर है, इसमें अगर कोई लिक्विड तुमने फिल किया है यहां से, इसका टोटल हाइट जो है वो h है। अगर यहां से h1 पे होल्ड करो या फिर ऊपर से h2 पे होल्ड करो, ये h1 है ये h2 है, रेंज की वैल्यू दोनों केस में सेम होगा, ये हो जाएगा R की वैल्यू। दोनों केस में रेंज की वैल्यू सेम, बशर्ते दोनों की हाइट की वैल्यू टोटल सम के इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसको मैं क्या समझाऊं। मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लो एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल कर दिया, उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, ऊपर से तुम 5 पे होल्ड करो 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर पे होल्ड करो 15 सेंटीमीटर या नीचे से 5 सेंटीमीटर, एक ही बात है, ऊपर से 5 या नीचे से 5। दोनों केस में रेंज की वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल सेम होगा, लिक्विड एक ही पॉइंट पे जाके गिरेगी। तो देयर आर टू हाइट फ्रॉम विच वी मेक एन ओरिफिक, इट अटेन्स सेम रेंज कंडीशन इफ h1 plus h2 is equal to total height of liquid। अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा है। मतलब टोटल 20 है ना, तो ऊपर से 5 पे होल्ड करो या नीचे से 5 पे, ऊपर से 15, एक ही बात है, या ऊपर से 2 नीचे से 2 यानी कि 18 पे, दोनों का सम ऊपर से 2 और ऊपर से 18, सम 20 के इक्वल आ गया, रेंज को सेम हो जाएगा। तो ये किसी भी पॉइंट के लिए काम करेगा कि दो पॉइंट ऐसे होते हैं जहां से जब भी तुम ओरिफिक बनाओगे दोनों कंडीशन में रेंज की वैल्यू हमेशा सेम होगी। इसको ध्यान रखना है, काफी सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं।